कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। गाड़ी शहर की रोशन सड़कों पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे आरिवीर का एक हाथ स्टीयरिंग पर था, जबकि दूसरा हाथ बीच में गियर पर रखा हुआ था। उसकी नज़रें हर कुछ सेकंड में अवनी की तरफ उठ जाती, लेकिन आज अवनी जैसे उसे छेड़ने की पूरी तैयारी करके बैठी थी। वो खिड़की के बाहर फैली रोशनियों को देख रही थी, मानो उसके पास आरिवीर की तरफ देखने का समय ही ना हो। आरिवीर ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए कार का म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। अगले ही पल धीमी आवाज़ में गाना बजने लगा। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। गाने के बोल जैसे कार के माहौल में घुल गए, लेकिन अवनी फिर भी बाहर ही देखती रही। अब आरिवीर की भौहें सिकुड़ गई। उसने 2 सेकंड तक उसका चेहरा और फिर अचानक गाना बंद कर दिया। अवनी तुरंत उसकी तरफ पलटी। अरे आपने गाना क्यों बंद कर दिया? कितना अच्छा तो था। आरिवीर ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। मेरी मर्जी, मेरा गाना था, मैंने चलाया था, मेरा मन था तो सुना, अब मन नहीं है तो बंद कर दिया, तुम्हें क्या? अवनी ने अपने होठ भींच लिए। उसके चेहरे पर मुस्कान आने को बेताब थी, लेकिन वो किसी तरह उसे दबाए बैठी रही। उसे पता था कि उसका पति जल रहा है, क्योंकि वो उसे भाव नहीं दे रही। उधर आरिवीर को लग रहा था कि आज उसकी बेबी ने उसे तंग करने की पूरी कसम खा ली है। लगभग आधे घंटे बाद गाड़ी अवनी के मायके के बाहर जाकर रुकी। घर के अंदर गायत्री जी पिछले 10 मिनट से शायद चौथी बार दरवाजे तक आकर लौट चुकी थी। आप एक बार फ़ोन करिए ना, उन्होंने शिखर जी से कहा। आ जाएंगे गायत्री, बच्चे हैं, आप शादीशुदा हैं, थोड़ा धैर्य रखो, शिखर जी हंसकर बोले। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। अगले ही पल गायत्री जी लगभग दौड़ती हुई दरवाजे तक पहुंच गई। जैसे ही अवनी अंदर आई, वो सीधे अपने माँ के गले लग गई। कैसी है मेरी बच्ची? गायत्री जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। बहुत अच्छी हूँ माँ, अवनी मुस्कुराई। फिर वो तुरंत शिखर जी की तरफ बढ़ी और उनसे लिपट गई। शिखर जी की आंखें भी चमक उठी। कैसी हो बेटा? बहुत अच्छी हूँ पापा। पीछे खड़ा आर्यवीर ये सब देख रहा था। उसकी बीबी ने एक बार पलट कर ये तक नहीं कहा कि वो अंदर आ जाए। वो बस खड़ा देखता रह गया। आखिरकार गायत्री जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा तुम बाहर ही खड़े रहोगे क्या? अंदर आओ ना। आर्यवीर ने झुककर उनके पैर छुए और अंदर आ गया। शिखर जी के भी पैर छूकर वो सोफे पर बैठ गया। उधर अवनी अपने पापा के साथ बात करने में इतनी व्यस्त हो गई थी कि जैसे उसे अपने पति के अस्तित्व का भी ध्यान नहीं था। तो बेटा अब आगे क्या सोचा है? कौन सा फॉर्म ज्वाइन करोगी? शिखर जी पूछ रहे थे। अवनी भी उत्साह में जवाब दे रही थी। आरिवीर बीच बीच में उसे घूरता और फिर नजरें हटा लेता, लेकिन मैडम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ देर बाद गायत्री जी चाय और नाश्ता लेकर आ गई। फिर धीरे धीरे डिनर की तैयारी शुरू हो गई। जब डाइनिंग टेबल सजकर तैयार हुआ तो वहाँ एक से बढ़कर एक व्यंजन रखे हुए थे। मलाई कोफ्ता, पनीर लबाबदार दाल मखनी, शाही पुलाव, तंदूरी रोटी, भरवा मशरूम और साथ में गाजर का हलवा। अवनी ने जैसे ही टेबल पर नज़र डाली उसका मुंह बन गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये पूरा मेन्यू किसी और के लिए बनाया गया है। तभी आरिवीर लगभग दौड़ता हुआ कुर्सी खींचकर बैठ गया। वाह माँ, उसने इतनी खुशी से कहा कि सबकी नज़र उसकी तरफ चली गई। आपने तो आज कमाल कर दिया, ये सब मेरी फेवरेट चीज़ें हैं। सच में खुशबू से ही मेरी जान निकल रही है। मुझे तो इतनी भूख लगी है कि अगर अभी खाना नहीं मिला तो मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगा। गायत्री जी हंस पड़ी। उधर रौनी का चेहरा देखने लायक था। वाह माँ, उसने बनावटी नाराजगी से कहा। आपको ये भी पता था ना कि आपकी बेटी भी आ रही है? आपने मेरी पसंद का तो कुछ बनाया ही नहीं, पूरा मेन्यू आपके दामाद जी के नाम कर दिया। गायत्री जी मुस्कुराई। मुझे पता है तुम्हें भी ये सब पसंद आएगा, लेकिन माँ बात तो ये है कि आपने मेरी फेवरेट नहीं बनाई ना, अवनी ने नाटकीय अंदाज में कहा। शिखर जी भी हंस पड़े। उधर आरिवीर बड़ी शांति से अपनी प्लेट में खाना परोस रहा था। माँ सच बताऊँ, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने बहुत दिनों बाद देखा है। उसने पहला निवाला खाते हुए आंखें बंद कर ली। उफ क्या टेस्ट है माँ, अवनी उसे घूर कर देख रही थी, लेकिन आरिवीर पूरी शिद्दत से खाने में लगा हुआ था।
माँ, मेरा मन कर रहा है मैं आपके हाथ चूम लूँ। ये सुनते ही टेबल पर 2 सेकंड की चुप्पी छा गई। शिखर जी और गायत्री जी दोनों आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगे। आर्यवीर को भी तुरंत एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही बहक गया है। वो हल्का सा खांसते हुए बोला, मतलब इतना अच्छा खाना बनाया है आपने कि तारीफ तो बनती है, और वैसे भी मैं अपनी माँ के हाथ नहीं चूम सकता क्या? शिखर जी तुरंत हंस पड़े। क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल चूम सकते हो। आप सब खोलकर हंसने लगे। केवल अवनी थी जो प्लेट में चम्मच घुमाते हुए मन ही मन सोच रही थी कि अभी कुछ देर पहले तक जो आदमी कार में मुंह फुलाकर बैठा था, यहाँ आते ही सबका लाडला बन गया। तभी आर्यवीर ने चुपके से टेबल के नीचे अपना हाथ बढ़ाकर उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझा ली। होनी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। आर्यवीर ने बिना किसी को दिखाए उसकी तरफ आंख दबा दी और अगले ही पल बड़े आराम से गायत्री जी की बनाई दाल मखनी की तारीफ करने लगा, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। अवनी चाह कर भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाई। आखिरकार घर का माहौल हंसी, प्यार और अपनापन से भर चुका था, और इस वक्त चारों लोगों के चेहरे पर जो सुकून था वही उस शाम की सबसे खूबसूरत बात थी। डिनर खत्म होने के बाद सभी लोग ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए थे। माहौल बेहद सुकून भरा था। गायत्री जी बार बार आर्यवीर की प्लेट में कुछ न कुछ रखने की कोशिश कर रही थी, और आर्यवीर भी पूरे मन से उनके हाथ के खाने की तारीफ किए जा रहा था। सच कहूँ माँ, इतने दिनों बाद ऐसा खाना खाया है कि दिल खुश हो गया। आपके हाथों में सच में जादू है। उसकी बात सुनकर गायत्री जी के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी तरफ अवनी सोफे के कोने पर बैठी उसे देख रही थी। बाहर से उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे साफ समझ आ रहा था कि उसके प्यारे पति देव जानबूझकर उसकी खिंचाई कर रहे हैं। पूरे डिनर में उसने उसकी पसंद का एक भी जिक्र नहीं किया था, और अब माँ माँ करते हुए गायत्री जी की इतनी तारीफ कर रहा था कि जैसे दुनिया में उससे अच्छा खाना कोई बना ही नहीं सकता। अवनी के होठों पर बार बार मुस्कान आने की कोशिश करती, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से उसे रोक लेती। शिखर जी भी दोनों को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर बाद जब रात काफ़ी हो गई तो गायत्री जी ने कहा, इतनी रात हो गई है बेटा, आज यहीं रुक जाओ ना, सुबह आराम से चले जाना। शिखर जी ने भी तुरंत हामी भर दी, हाँ बेटा, घर ही तो है। लेकिन आर्यवीर ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, दिल तो मेरा भी कर रहा है डायट, लेकिन सुबह बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मुझे जल्दी निकलना होगा। अगली बार पूरा वीकेंड यहीं रहेंगे, प्रॉमिस। ओनी भी समझ गई कि अब निकलना ही है। विदाई का समय आया तो गायत्री जी अंदर जाकर एक लिफाफा ले आई। उन्होंने वो आर्यवीर की तरफ बढ़ाया, लेकिन आर्यवीर ने तुरंत दोनों हाथ जोड़ लिए। नहीं माँ, ये नहीं। गायत्री जी ने प्यार से कहा, बेटा, पहली बार बेटी दामाद घर आए हैं, ये तो शगुन है। आर्यवीर मुस्कुराया, फिर धीरे से उनके हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, माँ, मुझे किसी शगुन की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपका प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर आज आपकी जगह मेरा घर होता और मैं आपका बेटा होता, तब भी क्या आप मुझे विदाई का शगुन देती? गायत्री जी कुछ पल उसे देखती रह गईं। उनकी आंखें भर आई। आर्यवीर ने झुककर उनके पैर छुए तो उन्होंने भावुक होकर उसका सिर थाम लिया। खुश रहो बेटा, सच कहती हूँ, अगर हर दामाद तुम्हारी तरह सोचने लगे तो बेटियों की माँओं का आधा डर अपने आप खत्म हो जाए। अवनी एकटक अपने पति को देख रही थी। उसके दिल में गर्व का ऐसा भाव उमड़ रहा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उसने नज़रों ही नज़रों में उसकी बलाएं ली। थोड़ी देर बाद दोनों ने सबसे विदा लिया और कार में बैठकर खुरारा मेंशन के लिए निकल गए। इस बार अवनी ने सोचा कि वो रास्ते भर आर्यवीर से बात करेगी, लेकिन जैसे कि कार सड़क पर आई, आर्यवीर ने मानो तय कर लिया था कि अब उसकी बारी है। अवनी ने धीरे से कहा, आर्य, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही आर्यवीर ने फ़ोन उठा लिया और किसी ज़रूरी कॉल पर बात करने लगा। 5 मिनट बाद कॉल खत्म हुई तो अवनी ने फिर कुछ कहना चाहा, लेकिन इस बार कार में म्यूजिक ऑन हो गया। धीमी आवाज़ में गाना बजने लगा और आर्यवीर आराम से उसके साथ गुनगुनाने लगा। अवनी ने भौहें सिकोड़ ली। अब उसे समझ आने लगा था कि जनाब बदला ले रहे हैं। उसने 2-3 बार और कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना सामने आ गया। आखिरकार उसका धैर्य जवाब देने लगा। वो गुस्से से उसे घूरती रही, जबकि आर्यवीर सामने सड़क देखते हुए मुस्कुरा रहा था।
अचानक अवनी ने झुठलाकर कहा, बहुत हो गया, और अगले ही पल उसने झुककर ब्रेक पर अपना पैर रख दिया। कार जोर से झटकी। आर्यवीर तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने फुर्ती से स्टीयरिंग संभाला, दूसरे पैर से एक्सीलेटर छोड़ा और कार को नियंत्रित करते हुए धीरे धीरे साइड में रोक दिया। कुछ सेकंड के लिए दोनों की सांसें तेज चल रही थी। फिर आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा, चेहरे पर गंभीरता लाने की कोशिश की, लेकिन आंखों में छिपी शरारत साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ बीबी? उसने मासूम बनते हुए पूछा। कहीं जलने की स्मेल आ रही है क्या? अवनी का गुस्सा और बढ़ गया। वो बस उसे घूरती रही। आर्यवीर ने फिर कहा, वैसे इतना तेज ब्रेक क्यों मारा बीबी? अगर मैं संभाल नहीं पाता तो आज तो मेरी जान ही ले लेती तुम। बस फिर क्या था? अवनी ने झटके से उसकी कॉलर पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया। बहुत ज़्यादा नहीं बन रहे हो आप? उसके शब्दों में गुस्सा था, लेकिन आंखों में प्यार साफ दिखाई दे रहा था। अगले ही पल उसने बिना कुछ सोचे उसके होठों को लॉक कर दिया। आर्यवीर कुछ सेकंड के लिए हैरान रह गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। उसने तुरंत अपनी बाहें उसके चारों तरफ कस ली। कुछ पल बाद जब अवनी ने अपनी ही हरकत का एहसास हुआ तो वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। आर्यवीर उसे अपने करीब किए हुए था। आखिर जब वो थोड़ा दूर हुई तो उसकी सांसें बिखरी हुई थी। उसने नाराजगी से कहा, ऐसे कौन करता है? सांस तक नहीं लेने दी। आर्यवीर हंस पड़ा। जब शेरनी खुद शेर के पास आकर बोले कि शिकार कर लो, तो शेर बेवकूफ़ थोड़ी ना है जो शांत बैठा रहेगा। अवनी की आंखें फैल गई। मतलब आप गुस्से में नहीं थे? जितना गुस्सा तुम्हें आया था ना, उसका 10% भी नहीं, वो हंसते हुए बोला। तभी अवनी को समझ आया कि वो पूरी तरह उसकी जाल में फंस चुकी है। उसने झेप कर उसके सीने पर हल्का मुक्का मारा। मुझसे बात मत करना। आर्यवीर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार उसकी आंखों की शरारत गायब थी। वो उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, सब कुछ सह लूँगा बीबी, तुम्हारी डांट भी, तुम्हारा गुस्सा भी, तुम्हारी मार भी, लेकिन ये मत कहना कि मुझसे बात मत करना। ये मत कहना कि तुम दूर चली जाओगी। उसकी आवाज़ अचानक गंभीर हो गई थी। तुम्हारे बिना जीने का ख्याल भी मुझे पसंद नहीं। अवनी का दिल भर आया। उसने उसकी आंखों में देखा, जहाँ एक पल के लिए सच्चा डर दिखाई दे रहा था। अगले ही पल वो बिना कुछ कहे उसके सीने से लग गई। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उसने धीमे से कहा, आपको छोड़कर तो बिल्कुल नहीं। आर्यवीर ने आंखें बंद करके उसे अपनी बाहों में भर लिया। बाहर सड़क पर रात अपने पूरे सन्नाटे के साथ फैली हुई थी और कार के भीतर दो धड़कनों को एक दूसरे का सुकून मिल गया था। कार के अंदर कुछ पल पहले तक जो शरारत, नोक-झोंक और प्यार भरी तकरार थी, वो धीरे धीरे एक गहरे सुकून में बदल गई थी। अवनी अभी भी आर्यवीर के बेहद करीब बैठी थी। उसकी उंगलियां अब भी आर्यवीर की शर्ट की सिलवटों से खेल रही थी। कुछ पल तक वो बस उसे देखती रही, जैसे उसके चेहरे की हर लकीर को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहती हो। फिर उसने धीरे से दोनों हाथ बढ़ाकर आर्यवीर का चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया। आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा तो पाया कि उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ प्यार था। ऐसा प्यार जिसमें कोई शिकायत नहीं थी, कोई डर नहीं था, सिर्फ अपनापन था। अवनी धीरे धीरे उसके माथे पर झुकी और बहुत प्यार से उसका माथा चूम लिया। फिर उसकी बंद पलकों को, उसके गालों को और उसके चेहरे के हर उस हिस्से को जहां उसकी नज़र पहुंच रही थी। आर्यवीर बिना कुछ कहे उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर फैला सुकून बता रहा था कि ये छोटे छोटे स्पर्श उसके लिए कितने मायने रखते हैं। अवनी ने उसका माथा अपनी हथेली से सहलाते हुए धीमी आवाज़ में कहा, मैंने मजाक में कहा था आर्य कि मुझसे बात मत करना, या मैं चली जाऊंगी। आप जानते हैं ना, मैं आपको छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरी दुनिया अब आपसे शुरू होती है और आप पर ही ख़त्म होती है। मेरी ज़िंदगी, मेरी सांसें, मेरा हर सपना सब आपसे जुड़ा है। अगर आप नहीं होंगे तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। उसकी आवाज़ हल्की सी भर आई थी। अगर मैं आपसे कुछ हज़ मांगूं तो आप ना नहीं ना बोलोगे, देंगे ना मुझे? आर्यवीर की आंखों में भी एक अलग सी चमक उतर आई। उसने झुककर उसके हाथों को अपने होठों से छुआ और बहुत धीमी आवाज़ में बोला, जान भी मांग लोगी ना जाना तो बिना सोचे दे दूँगा। अवनी ने तुरंत अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। ऐसी बातें मत किया करो, जान मांग कर क्या करूँगी मैं? इस जान के बिना तो मैं खुद भी कुछ नहीं हूँ। मेरी जान तो खुद आप में बसती है। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरे हिस्से में क्या बचेगा?
आर्यवीर का दिल भर आया। उसने उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रख लिया। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर अवनी ने हल्का सा गहरी सांस ली। वो जानती थी कि जो बात अब वो कहने वाली है वो आसान नहीं है। अवनी ने धीरे से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, ना मत करना, पहली बार मांग रही हूँ। आर्यवीर मुस्कुराया। मेरी साना कुछ मांगे और मैं ना दे पाऊँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मांग कर तो देखो। अवनी की आंखों की चमक धीरे धीरे गंभीरता में बदल गई। वादा कीजिए, नाराज नहीं होंगे आप तुमसे? और नाराज? आर्यवीर ने उसके माथे पर अपनी चिन टिका दी। नामुमकिन। अवनी ने हिम्मत जुटाई। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, मैं नहीं देख पाती हूँ डैड को इतना घुटते हुए। मैं चाहती हूँ आप डैड को माफ़ कर दीजिए। बस एक पल लगा और जैसे पूरा माहौल बदल गया। अभी तक जिस चेहरे पर सुकून था वहाँ अचानक गंभीरता आ गई। आर्यवीर की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखों में जैसे कोई पुराना दर्द जाग उठा हो। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। बाहर सड़कों की रोशनियां कार के शीशों पर गुजर रही थी, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों के सामने कुछ और ही चल रहा था। कुछ पुराने दृश्य, कुछ पुराने जख्म। अवनी ने धीरे से उसका चेहरा फिर अपनी तरफ मोड़ा। आर्य, उसकी आवाज़ में विनती थी। क्या डैड को एक मौका नहीं मिलना चाहिए? आर्यवीर ने आंखें बंद कर ली। अवनी उसके और करीब खिसक आई। मैं हर दिन उन्हें देखती हूँ, उनकी आंखों में पछतावा देखती हूँ, उनकी बेचैनी देखती हूँ, उनका दर्द देखती हूँ। वो आपको याद करते हैं आर्य, बहुत करते हैं। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उन्हें इस बात की है कि उन्होंने आपका बचपन खो दिया। आर्यवीर चुप रहा, बिल्कुल चुप, लेकिन उसकी सांसें भारी होने लगी थी। अवनी उसके हाथों को अपने दोनों हाथों में समेटते हुए बोली, मैं मानती हूँ उन्होंने गलतियाँ की है आर्य, बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन क्या हर गलती की सज़ा पूरी ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए? क्या इंसान को बदलने का एक मौका नहीं मिलना चाहिए? उसकी आवाज़ अब कांपने लगी थी। आपने मुझे भी तो मौका दिया था ना, जब मैं गलत थी, जब मैं आपको समझ नहीं पाई थी, तब आपने कहा था कि क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है कि मुझे एक मौका भी नहीं मिल सकता? फिर यही बात डैड पर क्यों लागू नहीं होती? आर्यवीर की आंखें अब लाल होने लगी थी। वो लगातार खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। अवनी ने उसके गाल को सहलाया। एक बेटे का फ़र्ज सिर्फ अपने पिता से प्यार लेना नहीं होता आर्य, कभी कभी उन्हें माफ़ करना भी होता है। कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी रही। फिर आखिरकार आर्यवीर ने आंखें खोली। उन आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने एक गहरी सांस ली। तुम्हें क्या लगता है मैं उनसे बात नहीं करना चाहता? तुमने उस दिन कहा था, मैंने बहुत सोचा। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें माफ़ नहीं करना चाहता? मैं नहीं देखता उन्हें तड़पते हुए, मैं नहीं देखता उनकी आंखों में पछतावा। उसने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। सब देखता हूँ जाना, सब देखता हूँ, लेकिन जब भी उनके सामने जाता हूँ पता नहीं क्यों सब वापस याद आने लगता है। वो इंतज़ार, वो अकेलापन, वो बचपन जिसमें मैं हर वक्त सिर्फ एक बार अपने पिता का साथ चाहता था। उसकी आंखों के कोनों में नमी चमकने लगी। मैं कोशिश करता हूँ, सच में करता हूँ बीबी, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ाता हूँ और फिर वही पुरानी यादें मुझे पीछे खींच लेती हैं। अवनी की आंखें भी नम हो गई। उसने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें भुलाया नहीं जाता आर्य, उन्हें ठीक किया जाता है, और उनकी दवा सिर्फ एक होती है, सामना करना। जब तक आप डैड से खुलकर बात नहीं करेंगे तब तक आपके दिल में जो बच्चा बैठा है ना, वो कभी भी उस पुराने दर्द को पकड़े हुए है। वो कभी आज़ाद नहीं होगा। उसने उसके गाल पर उभर आई नमी को अपनी हथेलियों से पोंछा। एक बार उनसे बात करके देखिए, एक बार अपने दिल की सारी शिकायतें उनके सामने रख दीजिए, शायद उसके बाद आपको भी सुकून मिले और उन्हें भी। आर्यवीर की आंखों से आखिर 2 बूंद आंसू निकल ही गए। वो तुरंत दूसरी तरफ देखने लगा, लेकिन अवनी ने उसके चेहरे को फिर अपनी तरफ कर लिया। आप प्रॉमिस कीजिए कि आप देंगे ना मुझे ये पल? आर्यवीर ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। उसने उन आंसुओं को बहुत प्यार से चूम लिया। आप बहुत मजबूत हैं आर्य, लेकिन कभी कभी मजबूत लोगों को भी अपने दिल का बोझ उतार देना चाहिए। कुछ देर तक आर्यवीर कुछ नहीं बोला, फिर उसने धीरे से सिर झुका दिया। शायद वो अभी जवाब देने की स्थिति में नहीं था। शायद वो पहली बार अपने भीतर के उस दर्द का सामना कर रहा था जिससे वो सालों से भागता आया था। आखिर उसने बिना कुछ कहे कार स्टार्ट कर दी। इंजन की आवाज़ फिर से गूंज उठी। कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी।
अवनी ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब भी वही दर्द था, लेकिन कहीं बहुत भीतर एक हल्की सी उम्मीद भी दिखाई दे रही थी। अवनी ने चुपचाप अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। उसके मन में सिर्फ एक ही प्रार्थना चल रही थी, महादेव, मेरे आर्य को हिम्मत दीजिए, उन्हें अपने दर्द से बाहर निकालने की ताकत दीजिए। पिता और पुत्र के बीच जो दूरी सालों से खड़ी है उसे ख़त्म कीजिए। डैड को उनके घुटन से आज़ादी दीजिए, उनके दिलों में फिर से प्यार भर दीजिए। अवनी अभी भी कार की सीट पर सिर टिकाए बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन वो बस चुपचाप आर्यवीर के चेहरे के बदलते भाव देख रही थी। अभी कुछ देर पहले ही उसने उसके दिल का सबसे पुराना घाव छुआ था और वो जानती थी कि आर्यवीर बाहर से जितना मजबूत दिखता है, भीतर से उतना ही संवेदनशील है। तभी सड़क किनारे जगमगाती रोशनी में एक आइसक्रीम पार्लर दिखाई दिया। अवनी की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसने तुरंत आर्यवीर का हाथ पकड़ लिया। गाड़ी रोकिए, जल्दी रोकिए। आर्यवीर जैसे किसी गहरे ख्याल से बाहर आया। उसकी धड़कन एक पल को तेज हो गई। उसने बिना कुछ पूछे तुरंत गाड़ी साइड में लगा दी। क्या हुआ जाना? उसकी आवाज़ में घबराहट थी। अवनी ने सामने उंगली दिखा दी। मुझे आइसक्रीम खानी है। कुछ सेकंड तक आर्यवीर उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान फैल गई। पागल लड़की, उसने गहरी सांस छोड़ी। जिस तरह तुमने गाड़ी रोकने को कहा ना, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अवनी हंस पड़ी। इतनी कमज़ोर कब से हो गए आप? थोड़ी थोड़ी बात से जान निकलने लगी है आपकी। आर्यवीर ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। तुम्हारे लिए मेरी जान बहुत छोटी चीज़ है जाना। तुम्हें एक खरोच भी आ जाए ना तो सच में मेरी सांस अटक जाती है। अवनी ने तुरंत अपने हाथों से उसके गाल को छुआ। अच्छा, बातें बनाना बंद कीजिए और जाइए मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आइए। हुक्म कीजिए रानी साहिबा, कौन सा फ्लेवर? अवनी ने मुस्कुराते हुए अपना पसंदीदा फ्लेवर बताया और आर्यवीर बिल्कुल किसी आज्ञाकारी पति की तरह अंदर चला गया। कुछ देर बाद दोनों कार में बैठे आइसक्रीम खा रहे थे। अवनी बार बार चोरी से उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर पहले वाली गंभीरता अब नहीं थी, वो थोड़ा हल्का लग रहा था और यही तो अवनी चाहती थी। आइसक्रीम तो सिर्फ एक बहाना थी, उसे अपने खुराना साहब के चेहरे की मुस्कान वापस लानी थी। कुछ देर बाद दोनों खुराना मेंशन पहुंच गए। घर लगभग शांत था, सब लोग अपने कमरों में जा चुके थे। सभी जानते थे कि दोनों डिनर के लिए अवनी के मायके गए हैं, इसलिए कोई इंतज़ार नहीं कर रहा था। लेकिन एक व्यक्ति अभी भी जाग रहा था, या यूं कहें कि जागते जागते थक चुका था। हाल के एक कोने में सोफे पर बैठे बैठे विक्रम जी की आंख लग गई थी। शायद इंतजार करते करते, शायद आदत से मजबूर होकर, अंधेरे में उनका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अवनी ऊपर जाने लगी तो आर्यवीर बोला, तुम कमरे में जाओ, मैं फ्रिज से पानी की बोतल लेकर आता हूँ। अवनी मुस्कुराकर ऊपर चली गई। आर्यवीर किचन की तरफ गया, पानी की बोतल उठाई और वापस लौटने लगा। तभी उसकी नज़र सोफे पर बैठे उस परिचित चेहरे पर पड़ी। उसके कदम वहीं रुक गए। कुछ पल तक वो बस उन्हें देखता रहा, फिर अनायास ही अवनी की बातें उसके कानों में गूंज उठी। क्या डैड को एक मौका नहीं मिलना चाहिए? उनका घुटन खत्म कर दीजिए आर्य। उसका गला सूख गया। वो धीरे धीरे सोफे के पास पहुंचा, कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा, फिर बहुत धीमी आवाज़ में बोला, डैड। विक्रम जी की आंखें तुरंत खुल गईं। पहले तो उन्हें लगा शायद सपना है, लेकिन सामने अपने बेटे को देखकर वो एकदम सीधे बैठ गए। उनकी आंखों में अविश्वास था। आर्य, बस इतना ही निकल पाया उनके मुंह से। आर्यवीर खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसने उन्हें डैड कहकर कैसे पुकार लिया, लेकिन आज वो शब्द उसके दिल से निकला था। वो धीरे से उनके पास बैठ गया। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? इतनी रात तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है डैड। विक्रम जी बस उसे देखते रह गए। बरसों बाद उनका बेटा उनसे इस तरह बात कर रहा था। उनसे उसे कोई शिकायत नहीं थी, कोई दूरी नहीं थी, बस चिंता थी, एक बेटे की चिंता। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि आर्यवीर देख ना सके, लेकिन आर्यवीर सब समझ गया। डैड, उसने फिर पुकारा। इस बार विक्रम जी की हिम्मत टूट गई, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे माफ़ कर दो बेटा, उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैंने तुम्हारा बचपन वापस नहीं ला सकता, मैं वो साल वापस नहीं ला सकता जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी और मैं तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन विश्वास करो, हर दिन पछताता हूँ मैं, हर दिन। आर्यवीर की आंखें भी भर आई।
उसने पहली बार अपने पिता की आंखों में इतना दर्द देखा था। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया बेटा, विक्रम सिंह रो पड़े, बहुत दुख दिया। और अगले ही पल आरिवीर ने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया, जैसे कोई छोटा बच्चा बरसों बाद अपने पिता से मिला हो, जैसे बरसों की शिकायत एक पल के लिए थक गई हो। विक्रम जी का शरीर कांप उठा। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को अपनी बाहों में भर लिया। जैसे ही विक्रम जी ने अपने बेटे को अपने सीने में कसा, बरसों के रोके हुए भावनाओं का बांध टूट गया। उनके हाथ बार बार आरिवीर के सिर पर फिर रहे थे, जैसे वो यकीन कर लेना चाहते हों कि ये सपना नहीं है। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मुझे माफ़ कर दो बेटा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उनकी आवाज़ बार बार कांप रही थी, लेकिन इस बार आरिवीर ने तुरंत उनका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी अपनी आंखें भी लाल हो चुकी थी, पलकों पर अटके आंसू आखिर बह निकले। नहीं डैड, प्लीज़ ऐसा मत कहिए। उसकी आवाज़ भीग चुकी थी। माफ़ी अगर किसी को मांगनी चाहिए तो शायद मुझे भी मांगनी चाहिए। विक्रम जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आर्यवीर की आंखों में इस वक्त कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस बरसों का जमा हुआ दर्द था। आप जानते हैं, वो हल्की सी हंसी हंसा, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी हुई थी। मैं भी आपसे बात करना चाहता था डैड, बहुत चाहता था। जब भी आपको दूर से देखता था ना, मन करता था आकर गले लग जाऊं, आपके साथ बैठूं, आपकी बातें सुनूं, आपकी डांट सुनूं। उसकी आवाज़ टूटने लगी। लेकिन जैसे ही आपके करीब आने की कोशिश करता था, पता नहीं क्यों वही पुरानी बातें याद आ जाती थी डैड। उसने आंखें बंद कर ली। मुझे पता है, मुझे अब भी याद है डैड, मैं स्कूल से आकर आपका इंतज़ार करता था, सोचता था आज आप जल्दी आएंगे तो मैं आपको अपनी कॉपी दिखाऊंगा। कभी कोई ड्राइंग बनाई होती थी, कभी कोई प्राइज़ जीता होता था, लेकिन आप बिजनेस में व्यस्त होते थे। मैं समझता था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो छोटा सा बच्चा हर बार आपका इंतज़ार करता था और हर बार उसका दिल टूटता था। विक्रम जी की सांसें भारी हो गई, उनका सिर शर्म से झुक गया। आरिवीर की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मुझे आपकी ज़रूरत थी डैड, बहुत ज़्यादा, और जब वो ज़रूरत पूरी नहीं हुई तो धीरे धीरे मेरे अंदर दर्द जमा होता गया। फिर वही दर्द शिकायत बन गया, शिकायत गुस्से में बदल गई और गुस्सा दूरी में। उसकी आवाज़ इतनी धीमी हो गई थी कि जैसे हर शब्द उसके सीने को चीर कर बाहर निकल रहा हो। लेकिन विश्वास कीजिए, मैं भी तड़पता था डैड। जब घर में सबके सामने आपको देखकर नज़रें फेर लेता था ना, उसके बाद अपने कमरे में जाकर खूब रोता था। जब आप मेरे लिए कुछ करना चाहते थे और मैं मना कर देता था, तब मुझे भी तकलीफ़ होती थी। मैं आपको सज़ा नहीं दे रहा था डैड, मैं खुद भी उसी सज़ा में जी रहा था। विक्रम जी अब अपने आंसुओं को बिल्कुल नहीं रोक पा रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर फिर अपने बेटे को सीने से लगा लिया। बस बेटा बस, उनकी आवाज़ टूट रही थी। और शर्मिंदा मत करो मुझे, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ। आरिवीर ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं डैड, अब और नहीं, आज नहीं, आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आपको माफ़ करता हूँ, और अगर मेरी वजह से आपको कभी तकलीफ़ हुई है तो आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। विक्रम जी ने उसका चेहरा पकड़ लिया। तुमने कोई गलती नहीं की बेटा, गलती हमेशा मेरी थी। नहीं डैड, आरिवीर ने उनकी हथेलियां पकड़ ली। रिश्ते कभी एक इंसान की गलती से नहीं टूटते, उन्हें दोनों तरफ से संभालना पड़ता है, और मैं भी नहीं संभाल पाया। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। बरसों बाद दोनों की आंखों में शिकायत की जगह अपनापन था। फिर अचानक विक्रम जी ने उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया। इस बार आरिवीर भी बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह उनसे लिपट गया, जैसे बरसों का इंतज़ार खत्म हो गया हो। जैसे वो बच्चा जो अपने पिता के कंधे पर सिर रखकर रोना चाहता था, आखिर उसे वो जगह मिल गई हो। ऊपर कमरे में इंतज़ार करती अवनी जब काफ़ी देर तक आरिवीर को नहीं देखा तो वो धीरे धीरे नीचे आई, लेकिन सीढ़ियों के आखिरी मोड़ पर पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें भर आई। उसका पति, उसका आर्य अपने पिता के गले लगा हुआ था। दोनों रो रहे थे, दोनों अपने दिल का दर्द बांट रहे थे, और सबसे खूबसूरत बात यह थी कि दोनों एक दूसरे को सुन भी रहे थे। अवनी के होठों पर एक कांपती हुई मुस्कान आ गई, उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और नैना जी को कॉल कर दिया। मॉम, उसकी आवाज़ फर्रा गई। नीचे आइए मॉम, बस इतना ही वो कह पाई। नैना जी घबरा कर बाहर निकली,
लेकिन जैसे ही उनकी नज़र सामने पड़ी वो वहीं रुक गई। सामने उनका पति और उनका बेटा एक दूसरे के गले लगे हुए थे। ये दृश्य देखने के लिए उन्होंने कितनी रातें जाने रोकर बिताई थी, शायद उन्हें खुद भी याद नहीं था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने होठों पर हाथ रख लिया ताकि कोई सिसकी बाहर ना निकल जाए। अवनी चुपचाप उनके पास जाकर खड़ी हो गई। अगले ही पल नैना जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही थी। एक की आंखों में बेटे और पति के मिलन की राहत थी और दूसरी की आंखों में पति और पिता के रिश्ते को फिर से जन्म लेते देखने की खुशी। उस रात खुराना मेंशन के हॉल में सिर्फ दो लोग नहीं रो रहे थे, वहाँ बरसों की दूरियां रो रही थी, बरसों की शिकायतें पिघल रही थी और शायद उसी के साथ हमेशा के लिए ख़त्म भी हो रही थी। कुछ देर बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। आरिवीर भी धीरे धीरे अपने कमरे में पहुंचा। कमरे में हल्की पीली रोशनी चल रही थी। उसकी नज़र सबसे पहले बिस्तर पर गई जहां अवनी करवट लेकर लेटी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में हो। आरिवीर के होठों पर अनायास मुस्कान आ गई। फिर उसकी नज़र बेड पर करीने से रखे हुए उसके कपड़ों पर गई। उसका शर्ट और लोअर पहले से ही निकाल कर रखा हुआ था। वो कुछ पल उन्हें देखता रहा। छोटी छोटी बातों में उसका ख्याल रखने वाली उसकी बीवी आज फिर बिना कुछ कहे उसका दिल छू गई थी। वो कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चला गया। फ्रेश होकर जब बाहर आया तो उसकी नज़र फिर उसी पर जाकर टिक गई। कुछ सेकंड तक वो बस उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे बिस्तर पर बैठा और लेट गया और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। अवनी का दिल धड़क उठा लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। अगले ही पल उसे अपने गाल पर आरिवीर की गर्म सांसों का स्पर्श महसूस हुआ। थैंक यू, उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, फिर उसके माथे को चूम लिया। थैंक यू सो मच जाना। उसके बाद एक बार फिर उसके गाल पर अपने होठ रख दिए। तुम्हें पता भी है आज तुमने मुझे क्या दिया है? उसकी आवाज़ भावनाओं से भरी हुई थी। सच में तुम सही कह रही थी, इस दर्द का इलाज सिर्फ डैड से बात करना ही था। मैं जितना उनसे दूर भाग रहा था उतना ही खुद को भी तकलीफ दे रहा था। उसने अवनी के पूरे चेहरे पर प्यार बिखेर दिया। माथा, आंखें, गाल, जैसे वो शब्दों से ज़्यादा अपने एहसासों को इन छोटे छोटे स्पर्शों में कह देना चाहता हो। मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है जाना। उसकी आंखें फिर भीग गई। आज इतने सालों बाद डैड के सीने से लग कर रोया हूँ मैं, जैसे अंदर का कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो, जैसे मैं फिर से हल्का हो गया हूँ। वो कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी उंगलियाँ उन्हीं के हाथों पर आकर ठहर गई। तुम सो गई क्या? उसने मुस्कुराकर पूछा। मेरा इंतज़ार करते करते सो गई। अवनी के होठों पर हल्की मुस्कान आई लेकिन उसने फिर से आंखें नहीं खोली। आज वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी। आज वो चाहती थी कि आरिवीर बिना किसी रुकावट के अपने डैड के साथ बिताए उन पलों को महसूस करे। वो नहीं चाहती थी कि उसकी मौजूदगी भी उस सुकून के बीच आ जाए जो उसे इतने बरसों बाद मिला है। कुछ देर तक आरिवीर उसे अपनी बाहों में लिए चुपचाप लेटा रहा। कभी उसके बालों को सहलाता, कभी उसके माथे को चूम लेता। फिर उसके चेहरे पर सुकून उतरने लगा। आज उसके पास दो सबसे बड़ी खुशियाँ थी। एक उसकी मोहब्बत उसकी बाहों में थी और दूसरी उसके डैड के साथ उसका रिश्ता फिर से सांस लेने लगा था। धीरे धीरे उसकी पलकों पर नींद उतर आई और वो अवनी को सीने से लगाए सो गया। आरिवीर की सांसों की लय बदलते ही अवनी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने सबसे पहले उसके चेहरे की तरफ देखा। कितने दिनों बाद उसने अपने पति को इतना शांत देखा था। उसके चेहरे पर बच्चे जैसी मासूम शांति थी। अवनी की आंखें भी नम हो गई। उसने प्यार से झुककर उसके माथे को चूम लिया। थैंक यू महादेव, उसने मन ही मन कहा, मेरे आरी को उसका डैड वापस देने के लिए। फिर वो भी उसके सीने से लगकर आंखें बंद कर गई। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही अवनी की आंखें खुल गई। उसने देखा आरिवीर अभी भी गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर वही सुकून था। अवनी मुस्कुरा दी। वो धीरे से उठी ताकि उसकी नींद खराब ना हो और तैयार होकर सीधे नीचे चली गई। आज उसका मन कुछ अलग ही था। आज घर में खुशियों का एक नया अध्याय शुरू हुआ था, इसलिए वो खुद रसोई में जाकर सबकी पसंद का नाश्ता बनाने का फैसला किया। कुछ देर बाद नैना जी भी किचन में पहुंची। सामने अवनी को इतने मन से काम करते देखकर वो मुस्कुरा दी। बेटा, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने प्यार से पूछा। अवनी पलटी और मुस्कुरा दी।
आज मेरा मन था मॉम, आज बहुत खुशी का दिन है ना। उसकी आंखें चमक रही थी। नैना जी की आंखें भर आई। उन्होंने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया और उसके माथे को चूम लिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है बेटा, उनकी आवाज़ भर आ गई। तुमने वो कर दिखाया जो हम सालों से नहीं कर पाए। अवनी ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं मॉम, मैंने कुछ नहीं किया, बस डैड और आरी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें सिर्फ एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत थी। थोड़ी देर बाद सब लोग धीरे धीरे नीचे आने लगे। वहीं दूसरी तरफ जब आरिवीर की आँख खुली तो उसने आदतन अपना हाथ बगल में फैलाया, लेकिन ओनी वहाँ नहीं थी। वो तुरंत उठकर बैठ गया। सुबह सुबह कहाँ चली गई मेरी बीबी, वो बड़बड़ाया। फिर अचानक उसे पिछली रात याद आई। डैड, उनकी बातें, उनका गले लगना, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वो जल्दी से तैयार हुआ। आज उसे किसी मीटिंग की नहीं, सबसे पहले अपने डैड से मिलने की जल्दी थी। वो लगभग जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आया। जैसे ही उसकी नज़र डाइनिंग एरिया के पास खड़े विक्रम जी पर पड़ी, दोनों की नज़रें एक साथ मिलीं। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे ठहर गया। फिर आरिवीर बिना एक पल गंवाए उनके पास गया और झुककर उनके पैर छू लिए। गुड मॉर्निंग डैड, उसकी आवाज़ में अपनापन था। विक्रम जी की आंखें फिर भर आई। उन्होंने तुरंत उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। वहीं पास खड़े दिग्विजय जी आश्चर्य और खुशी से ये दृश्य देख रहे थे। नैना जी की आंखों में फिर नमी उतर आई और किचन के दरवाजे पर खड़ी अवनी बस मुस्कुरा रही थी, क्योंकि आज उसके परिवार का सबसे टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया था। आरिवीर और विक्रम जी को एक दूसरे के साथ सहज होकर बातें करते देख दिग्विजय जी की नज़र अनायास ही नैना जी पर चली गई। उनकी आंखों में एक सवाल भी था और संतोष भी। नैना जी ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी पलकें झुकाकर सब ठीक होने का और फिर बहुत सूक्ष्म तरीके से अवनी की तरफ देख लिया। दिग्विजय जी सब समझ गए। उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आ गई जो शायद कई वर्षों बाद आई थी। वहीं पास बैठा राजवीर भी आज अपने भाई और अपने डैड को इस तरह देखकर भीतर से बहुत खुश था। वो बार बार दोनों को देख रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। कभी कभी कुछ खुशियाँ शब्दों से नहीं, सिर्फ आँखों से महसूस की जाती हैं। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार साथ बैठकर नाश्ता करने लगा। आज खाने के स्वाद से ज़्यादा लोगों को साथ होने की खुशी महसूस हो रही थी। नाश्ता खत्म होने के बाद आरिवीर उठकर जाने लगा। उसने अपनी घड़ी पहनी और फिर विक्रम जी की तरफ देखकर सहज स्वर में बोला, डैड, मैं बाहर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। विक्रम जी के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। नहीं रुको, मेरा भी हो गया है, मैं भी चलता हूँ। उन्होंने जल्दी से अपना कोट उठाया। अगले ही पल पिता और पुत्र एक साथ घर से बाहर निकल गए। उनके जाते ही दिग्विजय जी और राजवीर दोनों हैरानी से कभी नैना जी को देखते तो कभी अवनी को। आखिरकार नैना जी मुस्कुराई और उन्होंने पिछली रात की सारी बात उन्हें विस्तार से बता दी। कैसे अवनी ने आरिवीर को समझाया, कैसे उसने उसके मन की गांठ खोलने में मदद की और कैसे आखिरकार वर्षों की दूरी एक रात में पिघल गई। सब सुनते सुनते दिग्विजय जी की आंखें भी भर आई। उन्होंने ऊपर देखा, जैसे मन ही मन महादेव का धन्यवाद कर रहे हों। फिर उनकी आवाज़ भावुक हो गई। आज अगर महादेव मुझसे मेरी जान भी ले लें तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा बेटा। मैंने वो दिन देख लिया जिसका इंतज़ार मैं बरसों से कर रहा था। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अवनी तुरंत आगे बढ़ी और प्यार से उनके होठों पर अपना हाथ रखकर बोली, दादाजी। उसकी आवाज़ में अपनापन था। ऐसी बातें मत कीजिए, आपको अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत सारी खुशियाँ देखनी है। खुशियाँ इसलिए नहीं आती कि भगवान हमसे हमारी जान मांग ले। खुशियाँ इसलिए आती हैं ताकि हम उन्हें अपने लोगों के साथ जी सकें, महसूस कर सकें और सहेज सकें। दिग्विजय जी की आंखें गर्व से चमक उठी। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, हमेशा ऐसी ही बनी रहना बेटा, हमेशा इस घर में ऐसे ही खुशियाँ बिखेरती रहना। सच कहूँ तो तुम इस घर की बहू नहीं, इस घर की खुदकिस्मती बनकर आई हो। ये सुनकर अवनी की आंखें भी नम हो गईं, जबकि नैना जी और राजवीर के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। आज खुराना मेंशन का हर कोना जैसे बरसों बाद सुकून की सांस ले रहा था। आप लोगों को कहानी अच्छी नहीं लग रही है? अगर नहीं लग रही है तो मैं एक आध पार्ट में ही एंड कर देती हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अच्छी लगेगी तो 2-4 पार्ट और बनाऊँगी।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।